हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर जो अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका यूपी कांस्टेबल में, जो आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए आज से हम कुछ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, उनको कराया जाएगा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल का सपोर्ट करिए, लाइक शेयर अधिक से अधिक करिए। आइए चलते हैं हम प्रश्न श्रृंखला की ओर। तो निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, यानी कि जो विदेशी हैं, विदेशियों का इसमें क्रम पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए ये विदेशी। तो आपका इसका सही आंसर है सी। इसमें सर्वप्रथम कौन आया था? फाहियान, फिर आया था हेनसांग, फिर आया था टॉमस रू। यदि पूछा जाए फाहियान किसके समय में आया था, तो फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था और यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उसके शासनकाल में यह भारत आया था। यदि समय की बात की जाए तो 399 ईस्वी में भारत आया था और यह समुद्री मार्ग से आया था। आइए यदि बात की जाए हेनसांग की, तो हेनसांग चीनियाती था, यह भी चीनियाती था और यह नालंदा महाविहार में पढ़ने के लिए भारत आया था। और यह यदि बात की जाए तो किसके शासनकाल में आया था, तो इसने पुष्पभूति वंश के प्रतापी शासक राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो यदि आपको याद रखना है, जो राजा हर्षवर्धन थे तो वह कौन से वंश के थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है, पुष्पभूति वंश के शासक थे, महाप्रतापी राजा थे। कौन से? राजा हर्षवर्धन। तो इनके शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग आया था। हेनसांग से हाथ से हर्षवर्धन याद किए रहे ना, यह एक ट्रिक याद रखना। और इसके बाद देखिए टॉमस रू, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो यह प्रश्न आपको तीनों याद रखना है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो सर्वप्रथम आया था फाहियान, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके शासनकाल में आया था। यदि बात की जाए हेनसांग की, तो हेनसांग आया था हाथ से हर्षवर्धन के शासनकाल में। और टॉमस रू आया था आपका किसके काल में? यह आया था मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रू आया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सिराज उद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो आपको याद रखना है, सिराज उद्दौला अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में पराजित हो गया था। प्लासी का युद्ध पूछा जाए तो बात करते हैं तो 23 जून सन 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित नदिया जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है बंगाल के मुर्शिदाबाद में। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नदिया जिले में हुआ था। यह युद्ध बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला की सेना तथा ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, सिराजुद्दौला प्लासी का हुआ था तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें जो आपके प्रश्न बन सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक प्रश्न से कई प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आइए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो आपको याद रखना है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन से प्रसिद्ध चिकित्सक थे? यह बहुत महान चिकित्सक थे, यह 9 रत्नों में से भी एक थे। तो आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध नवरत्न ए भी थे, उनका क्या नाम है? धन्वंतरी। और यदि पूछा जाए तो इनकी प्रसिद्ध रचना है सुश्रुत संहिता। कौन सी है? सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा की विस्तृत जानकारी देता है। इसमें जानकारी बताई गई थी किससे? शल्य चिकित्सा से संबंधित। आइए बात करते हैं मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, यह आपको याद रखना है।
और यदि बात की जाए तो मेगास्थनीज कौन था, तो यूनानी शासक सेल्यूकस का यह राजदूत था तथा यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 299 ईस्वी के मध्य रहा था। किसके दरबार में रहा था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और मेगास्थनीज कौन था, तो यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो भारत में आया था। आइए बात करते हैं साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था, तो आपको याद रखना है साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार सन 1928 फरवरी में पहली बार आया था। यदि बात की जाए तो क्या था, 7 ब्रिटिश सांसदों का यह समूह था जिसका गठन सन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इस साइमन आयोग कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसका प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे, और जिनके नाम पर इस आयोग का नाम भी पड़ा था। और इसका भारत में बहुत विरोध हुआ था और इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी गई थी। तो आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए श्वेत साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो यह सभी ब्रिटिश सदस्य थे। और कितने सदस्य थे, यह 7 सदस्य थे तथा इनके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। आइए चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो यह आपको याद रखना है सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की यदि पूछी जाए तो अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको याद रखना है इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न से आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, इसमें सही मिलान करना है, तो आपको याद रखना है इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो आपको याद रखना है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। यदि बात की जाए तो आपको याद रखना है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें जो प्रश्न बनता है, तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है गदर पार्टी, इसकी स्थापना सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। यदि पूछा जाए गदर पार्टी, तो लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। मृत्यु मेला बी.डी. सावरकर और होम रूल लीग है एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो आपको इतना याद रखना है, जिसमें जो यदि पूछा जाए इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित व्यक्ति थे। तो आपको इस पर अभी क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपके कैप्टन मोहन सिंह ऑप्शन में नहीं है। तो इस याद रखना है, आपके लिए 4 प्रश्न बनेंगे बहुत महत्वपूर्ण। होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा, मृत्यु मेला बी.डी. सावरकर के द्वारा, गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी लेने से मना कर दिया था और कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए कहा था कि भारत के मुसलमानों में भड़काने का काम भी इन्होंने ही किया था। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र के इसमें शामिल था, एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो यह क्रांतिकारी संगठन अलग अलग हैं, जिसमें देखिए क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे शॉर्ट में कहते हैं HRA, काकोरी षड्यंत्र के इसमें शामिल था। कौन था, काकोरी के षड्यंत्र में शामिल था। रामप्रसाद बिस्मिल ने विचार पेश किया था कि धन इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक डकैतियों की जानी चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र सरकारी धन प्राप्त करना ही उद्देश्य होना चाहिए।
तो आपको यदि यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है काकोरी षड्यंत्र वाला, तो याद रखना है 9 अगस्त सन 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी जो खजाना था उसको लूटने का प्रयास किया गया था। इसी घटना को काकोरी षड्यंत्र कांड कहा जाता है, जिसका भी वर्तमान सरकार ने भी नाम बदल दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, इसकी डेट कई बार पूछी जाती है 9 अगस्त 1925 को, और जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल का नाम भी प्रमुख आता है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसने इसमें लूट की थी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। यह आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़ी बांधों में से एक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और इस बांध का निर्माण कार्य 1955 में शुरू किया गया था, जो 1967 में पूर्ण हो गया था। वर्तमान में यह बांध आंध्र प्रदेश के गुंटूर एवं तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर नंदीकोंड ग्राम के पास स्थित है। इसके बाद बात करिए माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष हुई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई आपको याद रखना है 29 मई 1953 को पहली बार चढ़ाई हुई थी। न्यूजीलैंड की एडमंड हिलैरी एवं नेपाली मूल के भारतीय तेंजिंग नार्गे शेरपा ने चढ़ाई की थी। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर राजस्थान में। तो आपको याद रखना है भरतपुर राजस्थान में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह दुर्लभ प्रजातियों या विलुप्त प्रजातियों के लिए पक्षियों के लिए प्रसिद्ध होता है। आइए बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है भिलाई इस्पात लौह अयस्क आपका दल्ली राजहरा के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, देखिए दर्रे से संबंधित। आइए बात करते हैं दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का नाम सही नहीं है। तो आपको याद रखना है पहले तो आपको जोजिला और बुर्जिल दर्रा, जोजिला और बुर्जिल दर्रा ये आपका पाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहले आप सही वाले देख लीजिए। बारालाचाला सिपकीला ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। बागाला, नीतीला, लिपुले दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। कौन से? नीतीला, लिपुला, थागाला, नीतीपास, ये सभी कहाँ पर हैं? आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। नाथुला और जैलपला ये दर्रे सिक्किम राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित हैं। तो यदि पूछा जाए तो इसमें आपके कौन कौन से ऑप्शन हैं? बी वाला बारालाचाला सिपकीला ये आपका कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बारालाचाला सिपकीला ये आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दर्रे हैं। आइए बात करते हैं किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। आइए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र भी होता है। क्या होता है? तृतीय क्षेत्र भी होता है। इसके अंतर्गत दो क्षेत्रों प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, पशुपालन इत्यादि आते हैं, तथा द्वितीय क्षेत्र में आपकी सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में आपका व्यापार, यातायात, संप्रेषण, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि कार्य आते हैं। तो आपको याद रखना सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या कहते हैं? उसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में कौन जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में आर्थिक सुधार हेतु 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है?
तो दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, जबकि और सभी विशेषताएं भारत के संविधान में होती हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारत को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये आपको याद रखना है कहाँ से, किस देश से लिए गए थे। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए थे, जबकि मौलिक कर्तव्य आपके यूएसएसआर से लिए गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो याद रखना है ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है? 40 है आपका। कौन सा वो है? अनुच्छेद 40 है, जो ग्राम पंचायतों को राज्यों को गठन की शक्ति करने की प्रदान करता है, गठन के लिए शक्ति प्रदान करता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी ने क्या दिया था? द्विस्तरीय राज्य व्यवस्था का विचार दिया गया था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी, जो आपकी यूपी होमगार्ड की परीक्षा का पेपर होने वाला, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए प्रश्न श्रृंखला कराना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा, जो अभी 1-2 साल के अंदर आए हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर, आपको याद रखना है। इसके बाद आइए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम, और विद्युत धारा का क्या होता है? मात्रक एम्पियर होता है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है वह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है, क्या होती है? कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म, एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। आपको याद रखना है। तो यह आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न श्रृंखला थे, जो आपको प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत कराए गए हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावना है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए करा दिए गए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए जाएंगे, और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। आपका यहाँ पे समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाएगा। जो प्रश्न पहले की परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। और यहाँ पे जल्दी आपके लिए यूपी होमगार्ड का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराया जाएगा, तो और यूपी टीईटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराए जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।